आज हम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं वो आपको कंफ्यूजिंग लगती हैं, उसके ऊपर आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहला हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स। पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये आप डायग्राम देखिए, डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, उनमें 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की एक कॉपी प्रेजेंट है। आप ये देखिए, क्रोमोसोम नंबर 1 में भी एक ही कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 2 में भी एक ही कॉपी है और क्रोमोसोम नंबर 3 में भी एक ही कॉपी है। ठीक है, और डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स जो होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं, उनमें हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आप देखिए कि ये एक पेयर है और इसकी 2 कॉपी प्रेजेंट है, ये एक पेयर है और इसकी 2 कॉपी प्रेजेंट है, ये एक कॉपी है उसकी 2 कॉपी प्रेजेंट, मतलब हर क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट होती है। वो होती है डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स वो होती है जिसमें कि हर क्रोमोसोम की कॉपी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनका हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइड को हम 2n से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2n मतलब ट्वाइस। ठीक है, जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं उनकी दीज न्यूक्लियाई विल पॉजेस सिंगल जीन कॉपी। ठीक है, एक ही जीन होगी, सिंगल जीन कॉपी होगी। ठीक है, और डिप्लॉइड जो होगी उनमें 2 जीन कॉपीज होंगी, 2 जीन कॉपीज होंगी। ठीक है, और ये सोमेटिक, ऑल सोमेटिक सेल्स इन ऑर्गेनिज्म विल बी डिप्लॉइड। जो भी सोमेटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होंगी। ठीक है, और विथ न्यू डिप्लॉइड सेल क्रिएटेड वाया माइटोसिस के थ्रू होगा। डिप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब एज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स रिसीव जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो उनको जेनेटिक मटेरियल बोथ पेरेंट्स से मिलता है, कि एक क्रोमोसोम उनको मदर से मिलता है तो एक क्रोमोसोम उनको फादर से मिलता है, और इसी वजह से उनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, और फिर वापस उनको अगर रिप्रोड्यूस करना होता है तो उनको क्रोमोसोम नंबर हाफ करना होता है, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, और फिर जब उनको वापस से, जब 2 हैप्लॉइड सेल्स या 2 हैप्लॉइड गैमीट आपस में फ्यूज़ करेंगे तो वापस से डिप्लॉइड कंडीशन जो होगी वो रिस्टोर हो जाएगी, और उससे क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट ग्रो करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी क्या कंडीशन है, व्हेन अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म है 1 और मोर देन 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, 1 या मोर देन 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कि यहाँ पर आप देखिए 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पर आप देखिए कि हर क्रोमोसोम का एक पेयर है। अगर आप ट्रिप्लॉइड कंडीशन देखें तो हर क्रोमोसोम की 3 कॉपी है, और टेट्राप्लॉइड कंडीशन देखें तो हर क्रोमोसोम की 4 कॉपी है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। कि मैंने ह्यूमन सेल एज एक्स्ट्रा सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम। ह्यूमन अगर सेल की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स के अलावा जो एक्स्ट्रा सेट है उसको हम यूप्लॉइडी मानते हैं। कि अगर उसकी डबल में है तो वो डिप्लॉइड है, हर सेट की 3 कॉपी है तो वो ट्रिप्लॉइड है, और 4 कॉपी है तो वो टेट्राप्लॉइड है। In other words, euploidy occurs whenever a cell has multiple of haploid number of chromosomes. तो डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ये सारे यूप्लॉइडी कंडीशंस है। एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी refers to the condition in which one or a few chromosomes are added or deleted. ठीक है, जो आपके नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है, कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन में नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 46 है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 पेयर क्रोमोसोम है। ठीक है, तो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर से कोई क्रोमोसोम डिलीट किया जाता है या फिर ऐड किया जाता है, कि 46 + 1, तो ये कोई नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर में कोई क्रोमोसोम ऐड हुआ है। 46 - 1 नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर से कोई क्रोमोसोम डिलीट हुआ है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी रिफर्स टू अ कंडीशन इन विच 1 और फ्यू क्रोमोसोम्स आर एडेड और डिलीटेड फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। कि फॉर एग्जाम्पल एन्यूप्लॉइड कंडीशन 2n - 1 इज कॉल्ड मोनोजोमिक। 2n मतलब
ह्यूमन में आप देखो 2n इक्वल टू 46, तो 46 माइनस 1, 2n माइनस 1, ठीक है, 46 माइनस 1, तो एक क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक कंडीशन। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये 19 नंबर वाला क्रोमोसोम ले लिया हमने, ठीक है, 19 नंबर वाला, तो इसमें से अगर एक क्रोमोसोम हट जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोनोसोमिक कंडीशन। और अब इसकी क्या, एक ही कॉपी बची है, बिकॉज ओनली वन कॉपी ऑफ सम स्पेसिफिक क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, एन्यूप्लॉइड 2n+1, 2n+1 जो कि ट्राइसोमिक कंडीशन है। आप यहाँ पे देखिए 2n है, ये 2n और एक क्रोमोसोम और ऐड हुआ है, तो ये 2n+1, तो ये 21 ट्राइसोमिक कंडीशन है। 2n-2, 2n-2 मतलब दोनों एक पेयर पूरा ही गायब हो गया है, तो वो नलिसोमिक है। और n+1 मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाए, तो हो गया डाइसोमिक कंडीशन। अब आते हैं अपन वर्ड्स क्रोमोनिमेटा पर। क्रोमोनिमेटा आपको जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये फिलामेंट्स, ठीक है, फिलामेंट्स जो पूरे क्रोमोसोम की लेंथ पर पाए जा रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। और ये किसके बने हुए, ये प्रोटीन कोटेड डीएनए है। ठीक है, ये जो फिलामेंट्स है ये क्या है, प्रोटीन कोटेड डीएनए। दीज आर फिलामेंट्स ऑफ डीएनए जो कि प्रेजेंट है होल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, पूरी क्रोमोसोम की लेंथ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। क्रोमेटिन रेटिकुलम मतलब क्रोमेटिन थ्रेड्स का जाल। और ये कब दिखता है आपको, देखो रेटिकुलम जो है वो आपको इंटरफेस अवस्था में, ठीक है, इंटरफेस अवस्था में क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है वो इंटरफेस अवस्था में, तो इंटरफेस स्टेज में जो क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होंगे, जो क्रोमेटिन के जो थ्रेड्स हैं वो क्या है, एक जाल का रूप ले लेते हैं, कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, इस डायग्राम में, ठीक है, कि ये आपके क्रोमेटिन लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको देखो बिल्कुल जाल का रूप में, जैसे कि आपको मैगी के नूडल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, कि मैगी के आप नूडल्स देखते होंगे, जब आप मैगी बनाते होंगे तो नूडल्स कैसे आपस में उलझ जाते हैं, तो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो है ये आपस में उलझ चुके हैं। ठीक है, इंटरफेस में, इन सेल साइकिल इंटरफेस स्टेज। ठीक है, और ये क्या एक नेटवर्क बना रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। ठीक है, क्रोमेटिन का रेटिकुलम, और ये किन से बन रहा है, क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं वो आपस में जब उलझ रहे हैं तो वो एक जाल का रूप ले रहे हैं, कब, इंटरफेस अवस्था में, इन सेल साइकिल इंटरफेस। ठीक है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम। और एक क्रोमेटिन थ्रेड एक क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमेटिन थ्रेड है, ये एक क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, जब माइटोटिक अवस्था में आएंगे तो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होंगे वो डीकंडेंस होने लगेंगे और ये जाल से अपने आप को अलग करना स्टार्ट कर देंगे, और ये फिर क्रोमोसोम्स का रूप ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, हिट्रोपिक्नोसिस, हिट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हिट्रोपिक्नोसिस क्या होता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग, क्रोमोसोम की जो है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग एट प्रोफेज स्टेज। ठीक है, क्योंकि प्रोफेज के बाद में डीएनए जो होता है वो कंडेंस होने लग जाता है, वो कंडेंसेशन और ज़्यादा होने लगती है। तो यहाँ पर जब क्रोमोसोम्स जो है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग दिखाते हैं, आप यहाँ पे देखिए कि ये एक हिट्रोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन। जो डार्कली स्टेन्ड एरिया है ये हिट्रोक्रोमेटिन है, और लाइट स्टेन जो एरिया है वो क्या है, वो यूक्रोमेटिन है। तो स्टेनिंग के आधार पर दो एरिया हैं, एक हिट्रोक्रोमेटिन जो मोर स्टेन एरिया है, यूक्रोमेटिन जो है वो लेस स्टेन एरिया है। इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइट स्टेन एरिया यूक्रोमेटिन। ठीक है, डार्क स्टेन एरिया हिट्रोक्रोमेटिन के होते हैं, जैसे सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, या क्रोमोमियर, या ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, जो कि आपके सेट क्रोमोसोम्स पर पाई जाती है, सैटेलाइट्स। ठीक है, ये हिट्रोक्रोमेटिन के एरिया होते हैं। हिट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, वो थिक होते हैं, ज़्यादा कुंडलित होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, थिक होते हैं, और कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, और ये जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, हिट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन अनकॉइल्ड होते हैं। ठीक है, अनकॉइल्ड होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं, और एक्सटेंडेड क्रोमेटिन फाइबर होते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आप दिख रहे होंगे यूक्रोमेटिन, और ये जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। अब क्रोमोमियर, क्रोमोमियर मतलब कि जब आपके क्रोमोनिमेटा कंडेंस होने लगते हैं। क्रोमोनिमेटा क्या थे? डीएनए फिलामेंट्स, ठीक है, जो कि आपके क्रोमोसोम की पूरी लेंथ पर पाए जा रहे थे। क्रोमोनिमेटा कंडेंस एट सम प्लेसेस, ये आप देखिए कि क्रोमोनिमेटा कंडेंस हो गया किन्हीं किन्हीं प्लेसेस पर, ठीक है, ये क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनीमा, ठीक है, नीमा मतलब थ्रेड, ठीक है, तो ये कंडेंस होने लग गया। तो ये कंडेंस होके क्या बना रहा है? क्रोमोमियर। कंडेंस सम प्लेसेस एंड फॉर्म बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोतीनुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। क्रोमोनिमेटा कहीं कहीं पर कंडेंस हो रहे हैं और मोतीनुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बीड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोमियर, ठीक है। अकुमुलेशन ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल, क्रोमेटिन मटीरियल का अकुमुलेशन हो रहा है। अब क्रोमोजोम, क्रोमोजोम जो कि आपको माइटोटिक फेज में नजर आएगा। माइटोटिक फेज में, माइटोटिक फेज में क्या होता है कि क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होते हैं वो कॉइल्ड हो जाते हैं, ठीक है, कॉइल हो जाते हैं, रॉड शेप या छड़-नुमा हो जाते हैं, और उनको हम अब क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का नंबर आप सेंट्रोमियर गिनकर पता कर सकते हैं कि भाई सेंट्रोमियर आपने गिन लिया तो उससे आप पता कर लेंगे कि ये एक क्रोमोजोम है। कि यहाँ पर अगर आपको दो आपको क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब अगर आप ये देखिए ये एक सेंट्रोमियर है, इसका मतलब ये एक ही क्रोमोजोम है, ठीक है। लेकिन जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगी तो ये एक बने और ये एक बने, तो अब ये दो क्रोमोसोम्स हो गए, ये दो क्रोमोसोम्स हो गए। तो आप क्रोमोसोम नंबर गिनकर सेंट्रोमियर गिनकर क्रोमोसोम का नंबर आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखें क्रोमेटिड क्या होता है। वन क्रोमेटिड इज हाफ लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, कि भाई ये क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है। जब एस फेस हुआ तो एस फेस में क्या हुआ? इसका ड्यूप्लीकेशन हुआ, ठीक है, ड्यूप्लीकेशन हुआ तो ये क्या बनी? डीएनए कंटेंट का ड्यूप्लीकेशन हुआ तो ये क्या बनी? सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और जब ये माइटोसिस के थ्रू जाएंगी तो इनमें क्या होगा? इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, क्रोमोसोम का लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगा। तो ये एक क्रोमेटिड है और ये एक क्रोमेटिड है, ठीक है। तो वन क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड इज अ लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब सिस्टर क्रोमेटिड, कि भाई ये जो हैं ये दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम की हैं, एक ही क्रोमोसोम की ये दोनों क्रोमेटिड है, तो इसलिए इनको हमने नाम दिया सिस्टर क्रोमेटिड। मोनाड, मोनाड क्या होता है? एक क्रोमोसोम, मोनाड, मोनाड एक क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड, तो ये मोनाड है, एक क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड। डायाड, तो वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड, तो ये डायाड है, ये डायाड है, ठीक है। तो ये वन क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर एक है इसलिए ये वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स, इसलिए ये क्या हो गया? डायाड। अब होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम हमने मियोसिस में पढ़ा था, मियोसिस का जब लेक्चर हुआ था, ठीक है, मियोसिस में हमने पढ़ा था कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं और उसमें से एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है, मतलब एक पेरेंट से, एक फादर से आता है और एक मदर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये तो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है तो ये क्या हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स है इसलिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। टेट्राड, टेट्राड डायाड हमने पढ़ा था, एक ही क्रोमोसोम है उसके दो क्रोमेटिड है तो वो डायाड है। लेकिन जब आप होमोलोगस पेयर की बात करें तो दो मेल के हैं और दो फीमेल के हैं तो ये क्रोमेटिड नंबर 1, क्रोमेटिड नंबर 2, क्रोमेटिड नंबर 3 और क्रोमेटिड नंबर 4, ठीक है। तो ये 4 क्रोमेटिड है होमोलोगस क्रोमोसोम के, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम विथ 4 क्रोमेटिड, इसको हम नाम देते हैं टेट्राड। टीलोमियर, टीलोमियर इज द एंड पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम, एंड पोर्शन, क्रोमोसोम का एंड पोर्शन जो होता है वो
टेलोमेयर कहलाता है और जिसमें कि रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाई जाती है। टेलोमेयर इज अ रीजन ऑफ रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एट ईच एंड ऑफ द क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करता है, विच प्रोटेक्ट्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एंड्स को प्रोटेक्ट करता है और किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ फ्यूज नहीं होने देता है, एंड फ्रॉम फ्यूजन विद नेबरिंग क्रोमोसोम, किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ ये फ्यूज नहीं होने देता है। सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये एक क्रोमोसोम है तो ये जो है ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या फिर इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। तो अगर एक ही सेंट्रोमियर है एक क्रोमोसोम में तो वो हो गया मोनोसेंट्रिक, अगर 2 सेंट्रोमियर है तो वो हो गया डाइसेंट्रिक, 2 से ज़्यादा सेंट्रोमियर है एक क्रोमोसोम में तो वो हो गया पॉलीसेंट्रिक, और अगर कोई क्रोमोसोम बिना सेंट्रोमियर के हैं तो वो हो गया एसेंट्रिक। लेकिन इसका बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बिना सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर प्लेट्स नहीं होंगी तो स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे वो अटैच नहीं हो पाएंगे, और स्पिंडल फाइबर्स अगर अटैच नहीं हो पाए तो फिर क्रोमोसोम्स जो है वो पोल्स की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे और उससे एबनॉर्मेलिटीज़ जो होंगी वो डेवलप होंगी। होलोसेंट्रिक, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रोमियर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, बहुत सारे जब सेंट्रोमियर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पर स्कैटर्ड होते हैं विथ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रोमियर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। अब काइनेटोकोर क्या है, यहाँ पर आपको देखिए कि इस डायग्राम में यहाँ आप देखिए कि ये एक सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोटीन प्लेट्स नज़र आ रही होंगी, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर स्पेशल प्रोटीन प्लेट्स ब्राउन कलर में, ठीक है, इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, और इनके साथ में क्या अटैच होती है, स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर अटैच होती है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करती है और पोल्स की तरफ लेके जाती है। सेट क्रोमोसोम, ठीक है, सेट क्रोमोसोम में फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है तो ये क्या है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और उसके बाद वाला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सैटेलाइट या ट्रेबेंट, वो कहलाता है सैटेलाइट या ट्रेबेंट, और इस सैटेलाइट की वजह से सेट क्रोमोसोम कहा जाता है, इस सैटेलाइट की वजह से इस क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम जो होता है वो कहा जाता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस के एरिया को भी बताते हैं, ये सेट क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके आसपास आपको न्यूक्लियोलस के एरिया भी दिखते हैं। द क्रोमोसोम इन एडिशन टू प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मार्क द लोकेशंस एट विच न्यूक्लियोलाई आर असेंबल्ड, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोलाई आर असेंबल्ड। द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का पार्ट, ये यहाँ पर आप देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का पार्ट क्या कहलाता है, सैटेलाइट या ट्रेबेंट। क्रोमोसोम विथ सैटेलाइट पार्ट आर कॉल्ड एज सेट क्रोमोसोम विथ सैटेलाइट पार्ट आर कॉल्ड एज सेट क्रोमोसोम, और सेट का फुल फॉर्म होता है साइने एसिड थाइमोन्यूक्लेनिको। अब क्रोमोसोम टाइप, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर अलग अलग आपको क्रोमोसोम टाइप दिखते हैं कि भाई मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर बीच में है और दोनों आर्म्स बराबर हैं तो वो मेटासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर चला गया है और एक आर्म लंबा है और एक छोटा है तो वो सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, जिसमें कि सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे जाने वाला है तो वो एक्रोसेंट्रिक, और जिसमें कि टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच चुका है सेंट्रोमियर तो वो हो गया टीलोसेंट्रिक। अब ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर की बात करें कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से 23 पेयर्स हम मान लेते हैं, 23 पेयर्स में से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है,
और 1 पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ऑटोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स या जेंडर को डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। 22 पेयर जो होते हैं वो सेक्स या जेंडर को डिसाइड नहीं करते, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये सेक्स या जेंडर को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पर आपको देखिए कि ये ऑटोसोम्स, ठीक है, ये नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप है। यहाँ पर आप देखिए कि ये ऑटोसोम्स है, 22 पेयर ऑटोसोम्स है, और यहाँ पर आप ये देखिए ये सेक्स क्रोमोसोम है। अगर XX है तो वो फीमेल है, XY है तो वो मेल है। आप देखिए XX में दोनों क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर सेम है, और XY में आप देखिए कि दोनों क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर और लिखा हुआ है ना, मतलब एक ही पेयर मान रहे हैं हम। नाउ कॉइलिंग ऑफ क्रोमोनीमेटा, ठीक है। क्रोमोनीमेटा की कॉइलिंग किस टाइप से होती है? एक होती है प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग और एक पैरानिमिक कॉइलिंग। प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग जो होती है वो माइटोसिस में होती है, और ये टाइट कॉइलिंग होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। पैरानिमिक कॉइलिंग ये होती है मियोसिस में, और ये होती है सिंपल कॉइलिंग, सिंपल कॉइलिंग, ठीक है। तो प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग माइटोसिस में पाई जाती है, ये टाइट कॉइलिंग होती है। पैरानिमिक कॉइलिंग जो होती है ये सिंपल कॉइलिंग होती है, और ये मियोसिस में पाई जाती है। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो ये डीएनए कंडेंस हुआ, न्यूक्लियोसोम बनाया, क्रोमेटिन बनाया, और क्रोमोसोम तक ये स्ट्रक्चर पहुंचा है। अब अपन बात करते हैं कैरियोटाइप की। कैरियोटाइप ये एक रिप्रेजेंटेशन है क्रोमोसोम का, ठीक है। कैरियोटाइप इज अ प्रोसेस बाय विच फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम्स आर टेकन, ठीक है। क्रोमोसोम्स के फोटोग्राफ लिए जाते हैं ताकि उससे क्रोमोसोम नंबर का पता पड़ सके, ठीक है। कोई भी स्पीसीज़ है उसके क्रोमोसोम नंबर पता पड़ सके, या फिर क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है, कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये भी हम पता कर सकते हैं। कि भाई फॉर एग्जांपल ये आपने एक फोटोग्राफ बना लिया, सारे क्रोमोसोम्स को आपने इकट्ठा कर लिया, उनको पेयर कर लिया और ये फोटोग्राफ बना लिया, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि ये आपको हर क्रोमोसोम पेयर में दिख रहा है, ठीक है। हर क्रोमोसोम आपको पेयर में दिख रहा है, 22 X सेक्स क्रोमोसोम्स भी, ऑटोसोम्स भी, ठीक है। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो कोई क्रोमोसोम डिलीट हो सकता है या कोई क्रोमोसोम ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ये आप कैरियोटाइपिंग से क्रोमोसोम नंबर का पता कर सकते हैं, और कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये भी आप पता कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस ये एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, और उससे जो बेबी है वूम्ब के अंदर उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, वो चेक किया जाता है। बहुत पहले तक ये इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था। इससे जेंडर के बारे में पता किया जा रहा था कि जो होने वाला बेबी मेल है या फीमेल है, और इससे बहुत ही फीमेल जो चाइल्ड थे उनके ऊपर बहुत असर आ रहा था। लेकिन अब ये बहुत ही पनिशेबल वर्क है, और इसके लिए बहुत ही सख्त कानून जो हैं वो डेवलप हुए हैं। बच्चों हमें एक ह्यूमन बनना है, हमें एक अच्छा ह्यूमन बनना है, और हमें एक अच्छा संसार डेवलप करना है। हमें गलत तरीके नहीं अपनाने चाहिए। थैंक यू। सॉरी, एक और है स्लाइड। थैंक यू।